Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बताई थी. मैंने बताया था आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में जब करंट फ्लो किया जाता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आप बोलते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर. सीन क्लियर है सभी को? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर. वैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10 टू दी पावर -7. आगे क्या? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. बता चुका हूं नहीं बता चुका हूं? बता चुका हूं. आगे बढ़ता हूं. अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो ये है वो बोल रहा है एक सर्कुलर कॉइल है. क्या है? ये एक सर्कुलर कॉइल बना दी मैंने. अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इट मींस दिस इज अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. क्या है ये? अब वो कह रहा है इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? He is telling you derive the relation for the intensity of magnetic field at the center of a current carrying circular coil. क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार लास्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं. वो बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल. सीन क्लियर? चलो तो सबसे पहले अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में ही खोए रहेंगे. सर्कल तो समझ में आता है साला, लेकिन ये सर्कुलर कॉइल क्या लफड़ा है ना? कॉइल, कॉइल यानी कॉइलिंग. ये आप लोगों ने देखा होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग का शेप ऐसा होता है. बोलो भैया. तो ये क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ सर्कुलर कॉइल. क्लियर है? सर्कुलर कॉइल समझ में आया क्या होता है? अब ये स्प्रिंग तो मैंने आपको ऐसे दिखाई है. अगर इसी स्प्रिंग को मान के चलो ऐसे की बजाय मैं ऐसे रख दूंगा तो ये आपको कैसी नजर आने वाली है? सामने से केवल एक सर्कल नजर आएगा. सही बोल रहा हूं ना? अगर आप लोग अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, किसी में सर्कुलर कॉइल ऐसे दिखाई गई होगी. समझ गए ना? इसको अगर मैं ऐसे की बजाय स्प्रिंग को ऐसे रख दूंगा तो आपको क्या दिखेगा? केवल एक सर्कल ही तो दिखेगा. यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है आपको जो मैं बोल रहा हूं? सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है. तो ये सर्कुलर कॉइल, अगर आपने कुछ और टेक्स्ट बुक देखी तो हो सकता है कुछ बुकों में सर्कुलर कॉइल आपको ऐसे दिखाई गई हो, तो आप घबरा मत जाना. लाइक दिस. ये स्प्रिंग दिखाने की कोशिश की गई, आपको कॉइल दिखाने की कोशिश की गई है. समझ में आ रही है मेरी बात? आप लोगों ने घरों में कई बार CFL देखी होगी, स्पाइरल शेप की होती है. वो देखो ये लगी है, ये लगी है, ये क्या है? कॉइल है. समझ में आ रही है बात? तो कॉइल वर्ड का मतलब समझ में आया आपको? बोलो बोलो क्या नहीं भाई? क्लियर है? तो कॉइल हम सब लोग समझते हैं क्या होती है. अच्छी बात है, आप महान हैं. तो सर्कुलर कॉइल कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, कुछ लोग सिंपल ऐसे दिखा देते हैं और कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं, है ना? गौर से देखिएगा. सिंपल उन्होंने ऐसे किया और ऐसे दिखा दिया. कहानी समझ में आई? बोलो, घबरा तो नहीं रहे हो इससे? ये बात समझ में आ रही है सभी को? इसमें उन्होंने ये एंड्स दिखाए हैं और ये सर्कुलर कॉइल, इसमें टर्न नहीं दिखाने की कोशिश की, क्योंकि समझ रहे हैं ना कैसे रखी हुई है ये स्प्रिंग. बात समझ में आ रही है? थोड़ा इधर उधर बैठ के देखो तो दिखाई देगा. क्लियर? इधर उधर मोशन कर लिया करो थोड़ा सा. सीन क्लियर है? समझ में आई बात सभी को? तो सर्कुलर कॉइल पल्ले पड़ा हम लोगों को क्या होता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब सर्कुलर कॉइल समझ में आ गई. तो एक बात और थी जो मैं आप लोगों को कल बता चुका था कि सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ अगर कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री. ये सब मैं आपको बता चुका हूं. बोलो भैया, बता चुका कि नहीं बता चुका? वैसे बाय द वे बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है? dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन. 1 रुपए की 3 टॉफी आती है तो 4 रुपए की कितनी आएंगी? 12, है ना? और 1 रुपया की अगर X टॉफी आती है, 1 रुपए की X टॉफी आती है तो Y रुपए की X इंटू वाई. समझ में आई? तभी तो बताई. आगे बढ़ते हैं. सीन क्लियर है? आपको कल या परसों मैंने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ाया था. तो बायो-सेवर्ट लॉ में मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था किसान के पास आलूओं का ढेर होता है, ऐसा कुछ कहानी सुनाई थी, याद है? तो वो सबसे पहले क्या करता है? छोटे से ढेरे का दाम फिक्स कर देता है, फिर टोटल निकालने के लिए क्या करता है? इंटीग्रेशन. वही थीम चलेगी अब हर जगह. ठीक है? तो अब हम लोग रियल मायने में इस क्वेश्चन पे आते हैं जो हमसे पूछा गया है. ठीक है? सब लोग ध्यान. एक बात और मुझे ये जानते हो आप, ये क्या है? व्हाट इज दिस शेप? सर्कल है. आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं. अच्छा, इसको बोलते क्या है वैसे? सर्कल तो ठीक है, लेकिन सर्कल की ये क्या चीज है? सर्कमफेरेंस है. कोई माइकल आल जो मुझे बता दे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. सिर्री बता देगा?
क्लियर? सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है? अच्छा, कुटे हो को पेरेंट करपटी ले रहा जाएगी। लिसन, बायोसेवर्ट लॉ में आपने पढ़ा था स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते थे, तो ये मैंने इस पे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया डीएल। ठीक है, समझना मेरी बात को, अभी क्वेश्चन पे नहीं आए हम लोग, है ना। ये डीएल है, ये भी मैंने एक चुनचुनिया सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो ये भी डीएल ही होगा। होगा नहीं होगा? ऐसे और एक और डीएल मैंने कंसीडर कर लो, ऐसे दुनिया भर के डीएल कंसीडर कर सकता हूं? कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? अब ऐसे जहां पे दुनिया भर के डीएल होंगे, इनसे डीएल में जोड़ू, यानी इनको क्या कर दूं? इंटीग्रेशन। तो ये बराबर का क्या हो? एल, और एल काय के बराबर है जाएगी सरकमफेरेंस। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब होता है जितने भी छोटे छोटे डीएल हैं उन सभी का जोड़। तो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा था, आपने सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू l, और ये l काय के बराबर हो जाएगा 2πr। लिखेंगे अवाल, इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह l लिख देंगे, फिर l की जगह 2πr लिख देंगे, तो बुरा तो नहीं लगेगा? समझ गए कैसे लिख दोगे? ठीक है, तो फिर आ जाओ आगे, आओ तुम्हें बाहरों में ले चलूं। चलोगे बाहरों में? हाँ आ जाओ, वहीं बैठ के आऊँ तुम्हें मैं। चलो आओ, जो बड़बड़ा रहो है मुंह बंद ही रखे, एक ही दो भगवान ने, जो भी है चूतिया। लिसन एवरीवन, क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तीन तरीके बताए थे सर्कुलर कॉइल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, सब सही है। ठीक है, तो मैंने सिंपल एक सबसे साधारण तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, एक सर्कुलर कॉइल। ठीक है भैया, हो गई एक सर्कुलर कॉइल। ऑनलाइन वालों सब कुछ आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है? अच्छी बात है। ये जो मैंने सर्कुलर कॉइल बनाई है, अब कह रहा है अभी ये सर्कुलर कॉइल है, लेकिन अब ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। अब मुझसे कह रहा है इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सेंटर को मैंने नाम दे दिया O। तो सबसे पहले तो लल्ला डायरेक्शन बताओ, करंट ऐसे बह रहा है, जहां पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की। हाथ बना दो, हाथ बेटा सीधो आते हैं, जे राइट हैंड रूल है, कारी टी शर्ट। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और फिंगर किस तरफ खुलेगी? पॉइंट की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर। तो क्या बनाऊं? क्रॉस। क्यों बनाऊं? तंत्र पर रहा है कहीं इतने को मुंह देख रहे हैं, सिगन के हाथ देख रहे हैं, कहा है वो जो चलका रहा है क्लियर। तो बिना मैं बताऊं, व्हाट्सएप पे सब जुड़े हो ना, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। मैसेज किया है मैंने कई बार, ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें चैप्टर 4 के डे 1 डे 2 डे 3 देख लेना, तो आपको पूरी कथा क्लियर हो जाएगी। अगर तुम यूं सोचो कि मैं अब शुरू से चलूं तो चल नहीं पावेंगे। समझ में आ रही है बात? एक एक दिन भारी पड़ेगा आपको। ठीक है, आ जाओ। चलो, तो वो कह रहा है सर्कुलर कॉइल के कारण इसके सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम पूरे का निकालने की बजाय एक चुनचुनिया सो एलिमेंट कंसीडर कर लूं। तो ये मैंने एक बढ़िया कच्चे फर्स्ट क्लास स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लो, ए बी का। हाँ, और स्मॉल एलिमेंट की लेंथ को आप लोग क्या मानते थे? मानते थे नहीं मानते थे? मानते थे। सीन क्लियर है सभी को यहां तक? इसको मिलाया, इसको मिलाया, ये क्या है? आर। आर क्या है? रेडियस हो गई इसकी, है भी नहीं है गई? ये कितने डिग्री का एंगल है? स्मॉल एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। क्या फॉर्मूला है? काहे हो? बस से खत्म। चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरो कितना। समझ गए। ऐसे ही बताना है तो मत बताए करो, कोई जरूरत ना ने। dv बराबर μ0/4π आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ। क्लियर है? समझ में आ रही है बात सभी को? स्मॉल एलिमेंट के कारण जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, तो जब स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो मैग्नेटिक फील्ड चुनचुनिया सी होगी या बहुत ज्यादा होगी? और चुनचुनिया सी मैग्नेटिक फील्ड है, db तो लिखेंगे। बोलो, सही बोल रहा हूं? तो अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, तुम कुछ कहना मत। क्लियर? चलिए देखते हैं। बाय द वे ये थीटा कितना धर दूं? 90 है? नहीं है? हाँ, अच्छी बात है।
तो ये साडा हो गया dB बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई IDL साइन 90 तो 1 होता है अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब जो तो स्मॉल एलिमेंट के कारण आई मुझे तो पूरे के कारण चाहिए, मैं क्या करता हूं। शाबाश, मैं मर जाऊं 100 बार कसम से। तो यहां तक सीन क्लियर है सभी को? सीन क्लियर है? तो आ जाओ फिर इंटीग्रेशन और डीबी डी समझ गए ना। इंटीग्रेशन में सबसे पहला फॉर्मूला आपको पढ़ाया था जब मैंने सिखाया था, इंटीग्रेशन और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैंने पता ही नहीं होगा कछु, पता है का और ना पता तो मैं कहा करता हूँ। क्लियर। इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाए थे, सब बता चुका हूँ भैया। बोलो भैया मेरा दोष नहीं है। क्लियर। तो इंटीग्रेशन और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन और डी बी इज इक्वल टू है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे यहाँ इंटीग्रेशन काय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एल के रिस्पेक्ट में। डी के बगल से जो होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खुचा सब। तो जब मैं का बार फेंकू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, अंदर का बच्ची जाएगी। बोलो भैया सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन वालों आप लोग प्रॉपर देख पा रहे हो? कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छी बात है। तो b इज इक्वल टू बेटा हमारा हो गया यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन और dl इज इक्वल टू एल काय के बराबर। समझ गए ना? क्या हुआ को परेशानी ना ने? क्लियर है? आर से स्क्वायर उड़ा दूं नहीं उड़ा दूं तो b बराबर तिहाई आएगा। लाल आ रे म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। सीन क्लियर है? b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई, दिख रहा है ना, 2 पाई आई अपॉन आर। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? सोच लो आगे चलो। ये हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब सुनना, ये तो अभी एक ही टर्न है, लेकिन कॉइल में का एक ही टर्न होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई है। 1 रुपया की एक्स टॉफी तो y रुपया की एक्स वाई, एक टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब अगर इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न हो तो n को गुणा है जाओ नहीं है जाओ। तो देखो if there are n number of turn, if there are n number of turn in the coil, क्लियर। अब कॉइल में अगर n नंबर ऑफ टर्न हो गए तो यही फॉर्मूला का आ जाएगा b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन, यानी n का मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं भी कर दो। समझ में आ रही है बात? तो ये रिलेशन आ गया। फॉर्मूला हमको टकाटक याद होना चाहिए। क्लियर। क्या फॉर्मूला आ गया हमारा? म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। मैग्नेटिक फील्ड निकालिए तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये जो फॉर्मूला आया है हमारा एसआई सिस्टम में, काय को पट्टा ने मुझे यूं कह दी कि फलाने जैसे सीजीएस सिस्टम में कहा रहा था फलाने का करेंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई हटा देंगे तो केवल का आ जाएगा 2 पाई एन आई अपॉन आर। सीन क्लियर है? और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है गॉस या फिर ऑरस्टेड। चिंता मत करो, ये चीज एक बार पढ़ोगे कि अपने आप वैसे ही याद रह जाएगी। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? फॉर्मूला टकाटक याद होना चाहिए। समझ गए? मैं पूछूंगा व्हाट इज द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तो आप बताना b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। समझना, थोड़ा सा चूतिया पंती है पर शायद याद हो जाए। आदत डाल लो आज के बाद। म्यू 0 अपॉन 4 पाई तो हर फॉर्मूले में आना ही आना है तुम्हारा, तकिया कलाम बना लो इसको। समझ में आ रही है बात? जैसे आपने चैप्टर 1 2 3 पढ़े थे तो सब जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आता था, वैसे यहाँ पे अब चलेगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई। ये तो हर जगह आना ही आना है। ठीक है। अब बचा क्या? 2 पाई एन आई अपॉन आर। आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप घर से निकलते हो, है ना, अब आप घर से निकलते हो तो मम्मी कहते हैं बेटा टोपा लगाया। बोलो ओपन का कहता है टोपा नहीं यार, कहते हैं कि नहीं? बोलो ऐसे तो बोलते हैं टोपा नहीं यार। समझ रहे? टोपा बोले तो सर्कुलर कॉइल होगी। समझ गए ना? मुझे नहीं मालूम, मुझे फॉर्मूला याद चाहिए। अब जैसे याद करना हो तो मैं कर ली हूँ। क्लियर। तो b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई टोपा नहीं यार। क्लियर? ओके।
तो पागलपंती देगा तो जब देखो बताऊं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल किसी ने पूछा तो हम लोग ये रिलेशन बोल सकते हैं, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई N अपॉन R। सीन क्लियर है सभी को? इसमें वैसे सर्कुलर कॉइल की रेडियस कितनी है? जोर से बोलो। R कहाँ है? किसकी? N का है, N नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। काय मैं जो चाह रहा हूं कि सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाए। मैं कहा चाह रहा हूं कि सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाए, यानी मैं बी की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूं। तो बी बढ़ावे के लिए नंबर ऑफ टर्न का कर दूं, बढ़ाए दूं। क्लियर? या कहे? हाँ, आई को का कर दूं, बढ़ा दूं। करंट बढ़ा दूंगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। रेडियस का कर दूं, कम कर दूं। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। किसी ने पूछ लिया हाउ वी कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो फॉर्मूला याद है तो हम लिख सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए मुझे दिख रहा है बी और एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एन बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देने चाहिए, करंट इन द कॉइल बढ़ा देनी चाहिए, रेडियस ऑफ द कॉइल घटा देनी चाहिए। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है सभी को? 2 से 3 मिनट का समय दिया, फटाफट इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें। एक साथ 2 हो गए हैं, ये भी हो गया और इसके बाद एक और होगा, हाउ वी कैन इंक्रीज। शायद ऐसे ही है क्या? देखना जरा, निपटा दो फटाफट। पूछूंगा, अनुमान बनाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं। इसके बाद हमारे सामने अगला न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इज 0.2 मीटर। एक सर्कुलर कॉइल है, उसका डायमीटर कितना बोल रहा है? 0.2 मीटर। डायमीटर है 0.2 मीटर। अब जाहिर सी बात है, अगर डायमीटर मुझे क्लियर है तो मैं रेडियस बता सकता हूं। बोलो भैया, बता सकता हूं नहीं बता सकता हूं? तो बताओ मुझे रेडियस कितनी हो जाएगी? तो मैंने बचपन में सुना है रेडियस जो होती है R बराबर D/2, डायमीटर का हाफ होती है D है, होती है 0.2/2, तो कितना आ जाएगा ये? 0.1 मीटर। सीन क्लियर है सभी को? भाषा समझ में आ रही है? आगे बोल रहा है इट हैज 1000 टर्न्स ऑफ वायर। सर्कुलर कॉइल का डायमीटर दे दिया, उसमें कह रहा है 1000 टर्न्स है। बताओ काय की वैल्यू दी है? एन। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। एन पट्ठन ने मुझे 1000 दे दो। क्लियर? आगे कह रहा है इट कैरीज अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर। काय की वैल्यू दे दी? आई 0.1 एम्पियर। आगे कह रहा है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। तो मैंने हवाली ताजा पढ़ा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4/2 नहीं यार। सीन क्लियर है? बोलो भैया। तो बी बराबर तिहाई है जाई लाल अरे म्यू 0/4 पाई कितना होता है? -7 इंटू 2 पाई कितना होता है? 3.14 या 22/7 भी लिख सकते, जो मन पर रहते करो। एन कितने है? 1000 इंटू आई कितने गए? अपॉन आर कितने गए? R 0.1। 0.1 से 0.1 हलुआ है जाओ नहीं है जाओ। तो B बराबर तिहाई है जाई लाल आ रहे 3.14 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6.28। बोलो भैया बुरा तो ना लग रहा हो? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। बोलो भैया ये 1000 है। 1000 बोले तो 10 की पावर 3। 1000 10 की पावर 3 होता है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर -7। कितने करता हूँ? -4। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, यूनिट का होगी हाँ न्यूटन की अम्मा, यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर आप टेस्ला भी लिख सकते हो, या फिर आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, जो मन पर है ते करो। क्लियर? उतार लो फटाफट जा पूर्ति में। इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन को समझने के लिए मुझे सबसे पहले कुछ एक चीज़ें आपको बतानी होंगी और शायद नोट डाउन भी करवानी होंगी। ये चीज़ें वैसे 11th में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, है ना, और काफ़ी सारे लोगों को अगर उन्होंने 11th वाकई में पढ़ा है तो आती भी होंगी। जिनको आती हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आती वो आज इसे ध्यान से समझ लें, क्योंकि जब तक 12th की फिज़िक्स ख़त्म होगी तब तक तकरीबन 4 से 5 बार ये आएगा और हर बार नहीं बताऊंगा मैं। समझ में आ रही है बात? आज मैं तरीके से तसल्ली से सारी चीज़ें बता रहा हूँ
पहले समझा रहा हूँ फिर नोट भी करवा रहा हूँ, ये नोट्सों में नहीं लिखे होंगे, आपको नोट करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन इनका इस्तेमाल बार बार आएगा फिजिक्स में, ठीक है। आज फर्स्ट एंड लास्ट आपको बता रहा हूँ, अगली बार से आप लोग स्वयं समझ जाना, ठीक है। सुने भैया सब लोग, पहले ध्यान से सुन लें। यहाँ पर दो वर्ड आएंगे अब आपके सामने, एक आएगा टाइम पीरियड और एक आएगा फ्रीक्वेंसी। शायद आपने सुना हो पहले, क्लियर। टाइम पीरियड क्या होता है, ध्यान से सुने। टाइम पीरियड को हम लोग लेटर टी से डिनोट करते हैं। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं बेटा? टी लेटर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 1/f। टी इज इक्वल टू 1/f। किसी ने पूछा टाइम पीरियड का डेफिनेशन बताओ, तो हम उसे बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे हम उसे? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्लियर है? एफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है। तो टाइम पीरियड का डेफिनेशन एक तो हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आगे की बात, एक फॉर्मूला टाइम पीरियड का और होता है, दैट इज 2πr/v। 2πr/v, ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। काय का फॉर्मूला है ये? टाइम पीरियड का। दो फॉर्मूले हैं टाइम पीरियड के, एक तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, तो t बराबर 1/f, एक फॉर्मूला ये बन गया, और दूसरा फॉर्मूला 2πr/v। ये फॉर्मूला कैसे आया मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल ले दे के इतनी रामायण मैंने समझाई, आपको एक बात क्लिक करती है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक डेफिनेशन क्लियर है। एक डेफिनेशन और होती है टाइम पीरियड की, वो क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। टाइम पीरियड, स्कूल जाते थे तो स्कूल में पीरियड्स लगते थे, है ना। आपका फर्स्ट पीरियड 40 मिनट का होता था, किसी के में 45 का होता होगा, किसी में 35 का होता होगा, सबका में अलग अलग होता है। तो ऑन एन एवरेज ज़्यादातर जो होता है वो 40 मिनट्स का लेक्चर होता है। सही बोल रहा हूँ? 40 मिनट तक एक सर आते हैं फिजिक्स वाले, उन्होंने आपको खूब पकाया। 40 मिनट तक पकाते हैं, वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे सर आ जाते हैं। यानी 40 मिनट के बाद वही प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है, लेकिन अब फिजिक्स के बजाय केमिस्ट्री के सर आ जाते हैं। सही बोल रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद अगले आते हैं। तो यहाँ पर ये जो 40 मिनट है, ये क्या है? एक टाइम पीरियड है, एक पर्टिकुलर पीरियड है। समझ में आ रही बात? इस पीरियड में एक राउंड पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर से दोबारा से वही प्रोसेस शुरू होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ गए? का कही नर्रानो ने फीलिंग भी लानी है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। ऊपर पंखा घूम रहे हैं, तो ये पंखा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। क्लियर? केवल एक चक्कर के समय को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। क्लियर है? डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर वाकई समझ गए तो फिर जवाब दो। समझ गए ना सब लोग? डेफिनेशन हो गई, अब आंसर आपको देना है। घड़ी देखिए कौन जिंदगी में क्या सुई होते हैं वहां में? कौन कौन सी? मिनट की, सेकंड की और आवर की। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? आवर वाली जो निडल होती है ना, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 12 आवर्स। समझ में आ रही बात? 12 घंटे में वो अपना एक चक्कर पूरा करती है। सोचो, फील कर लो। आवर वाली निडल, घंटे वाली सुई, सोचो 12 बजे हैं तो घंटे वाली सुई 12 पे होगी, फिर वही घंटे वाली सुई दोबारा 12 पे कितनी देर बाद आएगी? 12 घंटे बाद आएगी। समझ में आई या नहीं आई? कि वैसे ही सुन के बोल रहे हो? तो बताओ फिर मुझे, मिनट वाली निडल का टाइम पीरियड कितना होगा? 60 मिनट। 1 आवर तो नहीं होगा ना? कनपटी लहरा जाएगी, आवाज नहीं होगा। एक ही बात है। क्लियर? आवर वाली जो मिनट वाली जो निडल होती है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 60 मिनट या फिर 1 आवर। कहानी समझ में आ रही है? सेकंड वाली निडल का टाइम पीरियड 1 मिनट या फिर 60 सेकंड। जो बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है? समझ गए? तो टाइम पीरियड आपको समझ में आता है क्या होता है? किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे, है ना? या तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, या फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सीन क्लियर है? ओके। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि टाइम का ये तो डेफिनेशन के आधार पे हमें याद हो गया फॉर्मूला। अब ये वाला ये कैसे आया, इसका रीजन देता हूँ आपको। तो रीजन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहले समझ लो आप लोग रीजन। इसका रीजन क्या है? तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो भैया, पढ़ो नहीं पढ़ो? पढ़ो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्री बता देगा, टाइम में जालंग ले आओ तो स्पीड नीचे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी?
तो टाइम इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आ जाओ इधर जरा, मैंने बोला कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना शुरू किया और मूव करता हुआ यहां तक आ गया, तो इतने में जितना टाइम लगेगा उसी को ही तो आप टाइम पीरियड बोलते हो। तो ये टाइम की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड, एक चक्कर का समय। तो आप ही बता दो एक चक्कर में कितने की डिस्टेंस होगी, जोर से बोलो। हाँ, स्पीड हो गई v। तो समझ में आई t बराबर 2πr/v कैसे आया, कहानी समझ में आई, सीन क्लियर है सभी को। तो किसी ने पूछ लिया टाइम पीरियड क्या होता है तो बता तो नहीं पाएंगे ना, बता देंगे, सीन क्लियर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं हो गया होगा सभी का। आगे देखते हैं, ये तो हमारा हो गया टाइम पीरियड। अब किसी पट्टे ने मुझसे पूछा कि भैया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या फ्रीक्वेंसी। आपको बता दूं फ्रीक्वेंसी के 3 नोटेशन होते हैं, एक f, या फिर हम इसे n से भी डिनोट करते हैं, या फिर हम इसे न्यू से भी डिनोट करते हैं। मिले हो ना इससे, E बराबर h न्यू, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी केमिस्ट्री में 11th में, बोलो भैया। ताए पता है अच्छी बात है, ताए ना पता तो लिख ले जाए, न्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यू। तो आप खुद ही देखो f को अगर इधर ले आऊंगा तो t नीचे आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू 1/t। ये एक रिलेशन बन गया इसका फ्रीक्वेंसी का, और इसी से डेफिनेशन बन जाएगी फ्रीक्वेंसी, राइट, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर, क्या बोला मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ गया एक डेफिनेशन। तो फॉर्मूले के आधार पे हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ लिखा दूंगा, पहले सुन लो। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा इस वर्ड पे फोकस करो, फ्रीक्वेंसी है ना। अन्नकूट खाओ कब है, अन्नकूट बट रहे हो तुम, चले गए लाइन में लग के, क्लियर, उसने अन्नकूट दे दो, झुके हुए आए तो तुम अतना नो एक दो नाम है, बोलो भैया फ्री में मिल रहा है, काय में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है ना। फ्री में अन्नकूट मिलो तो हमने पहले दो ना रोत लो, फिर लाइन में लग गए, काय में लग गए, काय में लग गए, इंग्लिश में बोलो कमीनो, काय में लग गए, क्यू में, क्यू में, क्यू में। फ्रीक्वेंसी शायद आपने कभी सुन लिया हो, अगर हिंदी की क्लास आपने कभी ली हो, हिंदी में आई मीन मैथमेटिक्स में ये वर्ड पढ़ाया जाता है, फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है बारंबारता। शायद कभी किसी ने सुना हो बारंबारता, जो बार बार आता वो बारंबारता, नहीं यही बात समझे। फ्रीक्वेंसी, फ्री में मिल रहा है, बार बार लाइन में लग रहा है, इसका मतलब ये देखो भाई क्या हो रहा है, पंखा जैसे चल रहा है, तो पहले उसने एक राउंड पूरा किया, फिर उसके बाद यही प्रोसेस दोबारा, फिर यही प्रोसेस दोबारा, बोलो यही तो होता है बार बार, और 1 सेकंड में जितने चक्कर ये मारता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आप लोग कई बार सुनते होंगे भैया 1200 आरपीएम की मोटर है, सुना है कभी, आरपीएम ये वर्ड आपने सुना होगा। आरपीएम बोले तो राउंड पर मिनट, यानी इसका मतलब ये 1 मिनट में 1200 चक्कर रह रहे हैं। किसी जगह लिखा रहता है आरपीएस 1200 राउंड पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1200 चक्कर रहे हैं। नहीं है मेरी बात समझ में, बोलो भैया। कोई पूछे फ्रीक्वेंसी क्या होती है तो हम उसे बोलेंगे एक चक्कर में लगाए गए चक्करों, सॉरी 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। रिवॉल्यूशन बोल दो चल जाएगा, राउंड बोल दो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑसिलेशन बोल दो चल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ राउंड मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, भाषा समझ में आ रही है सभी को। फॉर्मूला क्या है, 1/टाइम पीरियड। ओके, 2 डेफिनेशन हो गई फ्रीक्वेंसी की, दोबारा बोल रहा हूं, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। गॉट इट गाइस। फ्रीक्वेंसी को 3 नोटेशन से डिनोट करते हैं, एफ, एन और न्यू। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे सब लोग। क्लियर है सभी को। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा सब लोग। 1/t, और मैंने सुना है t बराबर 2πr/v भी होता है कि नहीं होता है। तो देखियो अपॉन t की जगह मैं क्या चटका दूं, 2πr/v कहां पहुंच जाओ, ऊपर। कहानी समझ में आई, क्लियर है। नोट डाउन कर लो फटाफट इसे, फिर आगे बढ़ता हूं। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।